इंडिया गठबंधन का क्या हाल है? इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। एक ही दिन में याकूब मेनन का नमाज़े जनाजा हुआ और एक ही दिन में डॉक्टर कलाम का नमाज़े जनाजा हुआ। कोई नहीं गया डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में, सब याकूब मेनन के नमाज़े जनाजा में। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है नहीं, ये ठीक है, इसी को समझिए। ये फंस गया सीएम। तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, अरे गौर से देख हर चेहरे में दिखाई देंगे। तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, गौर से देख हर चेहरे में दिखाई देंगे। हम तो महसूस किए जाते हैं खुशबू की तरह, कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। लाइन में कहना चाहूंगा, केजरीवाल जी के लिए दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। यह भारत ही दुनिया में इकलौता देश है जिसने अपने लुटेरों के बनाए हुए नियम को आजाद भारत में मान्यता दे रखी है। दिल्ली में केजरीवाल जी का तोड़ की तो हमें जरूरत ही नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल का कोई तोड़ और दिल्ली का बदलाव बीजेपी क्यों अफोर्ड नहीं कर पाई? पिछले 25 साल से 6 चुनाव विधानसभा के वो खारिज कर दिया दिल्ली की जनता ने। ये क्यों? देखिए, दिल्ली में केजरीवाल जी का तोड़ की तो हमें जरूरत ही नहीं है। उनकी पार्टी में खुद ही इतना तोड़ हुआ है जब से वो पार्टी बनी है अन्ना आंदोलन से। आप सोचिए, पहले प्रशांत भूषण, शांति भूषण, किरण बेदी, कुमार विश्वास, शादिया इल्मी, अरे इतने सारे लोग। और आपको पता है वो टोपी ओपी पहनते थे, मुझे चाहिए जन लोकपाल। आप में से बहुतों को नहीं पता, उनकी पार्टी में एक लोकपाल थे, हिज नेम वाज एडमिरल रामदास। फेंकाए दिए उनको, यानी ऐसी टोपी पहनाई जनता को, अपनी पार्टी के अंदर का भी लोकपाल उन्होंने कर दिया। तो उनकी स्थिति ये है। बावजूद इसके सारी पार्टी टूट गई। अभी हाल फिलहाल में कैलाश गहलोत भी चले गए, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के पास उस ताले की चाबी है नहीं। 25 साल हो गए ना, ये तो सच्ची है ना। देखिए, ऐसा है, ये भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली पार्टी है, अजब अलबेली पार्टी है, जो अपनी हरकतों से बनी हुई एक पहेली है। इसलिए ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मैंडेट इन्हें मिला। 70 में 67, 70 में 62। आज तक किसी पार्टी को इतना नहीं मिला, मगर उसके बावजूद ये ऐसी इकलौती पार्टी है जिसे लगातार 3 लोकसभा चुनाव में शून्य मिला। 0, 0 एंड 0। ऐसा आपने एग्जाम्पल नहीं देखा होगा किसी स्टेट में कि 90% से ऊपर सीटें पाए विधानसभा में और लोकसभा में 0। दिल्ली की जनता देख रही है कि किसने वास्तविकता में दिल्ली के लिए काम किया है और किसने दिल्ली का काम तमाम किया है। अभी 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुआ तो दोनों दल साथ साथ थे, उसके बाद भी हम 7 सीटें जीते। अब दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो क्या दिल्ली की जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहा है? अच्छा, दोनों मजे की बात के आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पे। ये बीजेपी की बी टीम है, ये वो बीजेपी की बी टीम है। इसका मतलब सत्ता में आम आदमी पार्टी है मगर दोनों की लड़ाई बीजेपी से है। इसका मतलब हो गया, अब इतना तो साफ हो गया ना, कि दिल्ली के राजनीति के केंद्र में अब हम हैं। दोनों दल मिलकर लड़ चुके हैं और दोनों दल एक दूसरे से अलग होकर भी हम ही को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, इस बार कितनी सीटें सुधांशु? इस बार हमें ऐतिहासिक बहुमत मिलेगा और निर्णायक रूप से पराजय का सामना करना पड़ेगा। 49 था 1993 में। इस बार हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता भली भांति समझ चुकी है, जो एक असलियत थी उसके चेहरे की वो उभर के आ चुकी। जिसे एक लाइन में कहना चाहूंगा, केजरीवाल जी के लिए दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। तो अब मुझे लगता है बातचीत तो दिल्ली पे होनी थी लेकिन कहीं और चली गई है। तो पहला सवाल तो सुधांशु जी कि गांधी जी की चॉइस थे, आपने किताबों का जिक्र कर दिया कि उद्धृत है उसमें जवाहरलाल नेहरू। तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को चुन के गलती की, ये कहते हैं आप? ये तो देश की जनता को दिखाई पड़ा है, क्योंकि आपको पता, बहुत से लोगों को पता नहीं है, नेहरू कब प्रधानमंत्री बने थे? 15 अगस्त 47 को नहीं बने थे, 2 सितंबर 1946 को बने थे, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, लॉर्ड वेबल के द्वारा शपथ लेकर, यूनियन जैक झंडे के नीचे, क्वीन की निष्ठा के नाम की शपथ लेकर अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के विभाजन का प्रस्ताव जून 1947 में कांग्रेस की कार्य समिति में पारित हुआ। उनके रहते हुए भारत ने मनुष्य जाति के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सोडस झेला, सबसे बड़ा लोगों की हत्याएं झेली। और उनके रहते हुए आपको पता है, जब देश आजाद हुआ भारत की फौज कितनी थी? भारत की फौज 25 लाख की थी, वो 2-3 लाख की हो गई। आपको पता है, हमारी एयरफोर्स 1932 से थी, ब्रिटिश लीगेसी से। चाइना की एयरफोर्स ही नहीं थी 47 में, 49 में एयरफोर्स बनी। उसके बाद हम 62 में चीन से हार गए। नेहरू जी की नीति क्या रही? एक लाइन में कहूंगा, आधा आधा, पंजाब गया, बंगाल गया,
पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल नहीं, आप गया नेहरू पे आ और गए। चीन के हाथों मानसरोवर का हवा ऊंचा भाल गया। अब आप स्वयं सोच लें, ये फायदा हुआ कि नुकसान नहीं, हुआ? आप ये बता दीजिए मुझे कि गांधी जी का ये हिस्टोरिक ब्लंडर था नेहरू को प्रधानमंत्री के लिए चुनना, कह दीजिए आज। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये विषय जानते हैं, इसके लिए आप मौलाना आजाद की किताब पढ़ लीजिए, उन्होंने लिखा हुआ है यही जो आप वर्ड बोल रहे हैं ना। और कौन सी? वो आखिरी के 40 पन्ने जो उन्होंने कहा था कि मौलाना आजाद की मृत्यु के 30 साल बाद रिलीज हो, जो 1987 में रिलीज हुए। मगर शायद पता नहीं होगा मौलाना आजाद को कि 30 साल बाद भी राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इसलिए दबा दिए गए। वो 40 पन्ने पढ़ लीजिए सुकेश जी, आपकी बात का लगभग इन्हीं शब्दों में जवाब लिखा है। नहीं, वो किताब मैंने पढ़ी है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, गांधी जी ने हिस्टोरिक ब्लंडर किया नेहरू को बना के, गांधी की गलती थी जो लिखे ये देश आपके हिसाब से भुगत रहा है। जब नेहरू जी बने उसके जिम्मेदार गांधी जी थे। देखिए, जब पढ़े हैं तो सुनना क्यों चाहते हैं? आप तो पत्रकार हैं, राजनीति काहे कर रहे हैं? तो यहाँ पे इतनी बीजेपी डिस्क्रिमिनेटिव क्यों हो जाती है कि जिन गांधी जी ने इतिहास का सबसे बड़ा ब्लंडर किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नॉमिनेट करके, वो गांधी जी आपके लिए पूजनीय हो जाते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके लिए सबसे वर्स्ट प्रधानमंत्री हो जाते हैं। इतना डिस्क्रिमिनेटिव अप्रोच देखिए, हर व्यक्ति, गांधी की तो जरूरत आपको हर नहीं, जगह हर व्यक्ति के जीवन की बहुत अच्छाई, गांधी जी के जीवन में बहुत अच्छाइयां भी थी। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होगा इसके ऊपर पूरी एक किताब लिखी, हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज उन्होंने 1909 में लिखी, वो प्रश्नोत्तर के फॉर्म में है। और उसमें गांधी ने लिखा कि हम ब्रिटेन से मुक्ति चाहते हैं और ब्रिटेन की कॉपी बनना चाहते हैं, यह स्वराज नहीं हो सकता, तो हम हिंदुस्तान नहीं इंग्लिस्तान बन जाएंगे, ये गांधी ने लिखा। और उन्होंने कहा कि ये सभ्यता जिसकी तरफ हम जिसकी नकल करना चाह रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं दुनिया को बर्बादी के मुकाम तक पहुंचा देगी। अब गांधी के नाम के स्वयंभू उत्तराधिकारी खुद इंग्लिस्तान बनने में इंटरेस्टेड हैं, नाम अपनी गठबंधन का इंडिया रखते हैं, गांधी टोपी भी छिड़काए दिए हैं। और सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए, गांधी की समाधि पे लिखे हे राम के लिए कहते हैं कि तो था ही नहीं, इनका अस्तित्व नहीं था, हलफनामा देख कहते हैं। तो मुझे लगता है गांधी की इससे ज्यादा बेअदबी जो गांधी के उन्होंने की है उसमें नहीं हो सकती। महात्मा गांधी का भारत के बारे में दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। और एक मैं बात और कहूंगा, सुनिए, इसके बाद बड़े बड़े लोग कान खोल के अच्छी तरह सुन लें, जो लोग कहते हैं भारत में पढ़ने नहीं दिया जाता था, ये नहीं करने दिया जाता था, वगैरह वगैरह। 1931 में महात्मा गांधी लंदन में गए और उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में चैंटम हाउस में एक लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि 100-125 साल पहले, यानी 1931 से 100 साल पहले, भारत की शिक्षा व्यवस्था वॉज ए ब्यूटीफुल ट्री, जिसे अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया, जिसको लेकर अंग्रेज बहुत नाराज हो गए और उन्होंने गांधी जी का इंटरव्यू लिया, मिस्टर फिलिप हॉटॉग ने। उसके बाद वो नहीं माने, आपने ऐसे कैसे कहा अंग्रेजों के आने से पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी। फिर उन्होंने गांधी जी को लेटर लिखा जब वो यरवदा जेल में थे, तो गांधी जी ने कहा मैं जेल में हूं, मिस्टर केटी शाह इसका जवाब देंगे। ये वही केटी शाह जिन्होंने सेकुलर वर्ल्ड के ऊपर डिस्कशन किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और तब उन्होंने विलियम एडम्स की रिपोर्ट कोट की है, बंगाल प्रेसिडेंसी और टॉमस मुनरो की मद्रास प्रेसिडेंसी की, जिसमें 90 से 95% रेट ऑफ लिटरेसी है, जिसको गांधी ने कोट किया है। और गांधी के स्वयंभू उत्तराधिकारी कहते हैं कि पढ़ने नहीं दिया जाता था। उसमें जातिवार छात्रों का वर्णन है, जिसमें एक मैंने चेंगलपुट की रिपोर्ट खुद देखी है 3 अप्रैल 1823 की, जिसमें 6,800 कुछ छात्र हैं, 561 विलेजेस हैं, उसमें 4,900 वो हैं जिनको आज एससी ओबीसी सुधांशु जी, आज सारे बच्चे गूगल करेंगे आपका विलियम एडम्स की रिपोर्ट और टॉमस मुनरो की रिपोर्ट 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने रिपब्लिश की। आज सारे बच्चे गूगल करेंगे जितने फैक्ट्स आपने बताए। लेकिन और वैसे ये इसी नाम पे बहुत बड़े गांधीयन हुए हैं, धर्मपाल, उन्होंने किताब लिखी है द ब्यूटीफुल ट्री, और उन्होंने गांधी जी की बात को साबित करने के लिए आजादी के बाद 10 साल ब्रिटिश आर्काइव से चीजें निकाली। और आपको पता है ये हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए था। धर्मपाल को जेल कर दी गई 62 में क्योंकि नेहरू के खिलाफ बोला था। सर एक सेकंड, सब लोग गूगल करते दिखेंगे आज शाम तक, माना कुछ कह रहे हैं। अच्छी तरह करिएगा तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। सुधांशु जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। ओवैसी जी आए थे इसी मंच पर, उनसे मैंने नाथूराम गोडसे के बारे में पूछा। उनका यह कहना था नाथूराम गोडसे आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी था, और ये आरोप बार बार लगा है नाथूराम गोडसे पर। आप ओवैसी जी को इस मंच पर जवाब देना चाहते हैं नाथूराम गोडसे पर? क्या नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहना सही है? जो लोग अफजल गुरु को आतंकवादी नहीं मानते, जाकिर नायक को शांति का मसीहा मानते हैं, ओसामा को जी मानते हैं, हाफिज को साहब मानते हैं, इशरत जहां को बेटी मानते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे उसको भटके हुए नौजवान मांगते हैं, वो आके यहाँ भाषण करें तो लगता है
कि चेहरा दिखाने का कुछ और है, मतलब आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से आगे आप लोग खुद समझ पाते हैं। चलिए, अब मौजूदा सियासत पर सुधांशु जी, क्या वाकई आज की बीजेपी को आरएसएस की, संघ की जरूरत नहीं है? बीजेपी सक्षम है? देखिए, संघ से भारतीय जनता पार्टी का संबंध और संघ की स्कीम ऑफ थिंग्स में भारतीय जनता पार्टी, इसका मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं। हमारे अधिकांश नेता संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। हमारे दोनों प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक रहे हैं, अटल जी और मोदी जी, और हमारा सारा शीर्ष नेतृत्व तो संघ का स्वयंसेवक है। संघ एक वैचारिक दृष्टि से हमारे लिए समान विचारधारा का प्रेरणा देने वाला संगठन है। तो जेपी नड्डा ने जो कहा वो स्लिप ऑफ टंग था, वो स्पार्क ऑफ द मोमेंट था, गलती थी, या वो एक थॉट था? चक्कर जेपी क्या है, नड्डा ने जो कहा, जो लोग संघ और भाजपा के रिश्तों को नहीं समझते उनके लिए गलतफहमी है। हाँ। संघ जिस व्यापक परिक्षेत्र में काम कर रहा है, संघ के समय 3276 पूर्णकालिक प्रचारक हैं, जिसमें सिर्फ 26 भाजपा में काम कर रहे हैं। कितने? 3276 में सिर्फ 26। मगर जो लोग नहीं समझ पाते उनके लिए मैं कहना चाहूंगा संघ और भाजपा के रिलेशनशिप पे, कि तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, अरे गौर से देख, हर चेहरे में दिखाई देंगे। तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, गौर से देख, हर चेहरे में दिखाई देंगे। हम तो महसूस किए जाते हैं खुशबू की तरह, कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। ये भारतीय दुनिया में इकलौता देश है जिसने अपने लुटेरों के बनाए हुए नियम को आजाद भारत में मान्यता दे रखी है। आई चैलेंज एक कंट्री बताइए दुनिया में जो लुटेरों के द्वारा लिखे गए इतिहास को प्रामाणिक मानता हो और उनके सरकारों के द्वारा दिए गए फरमानों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देता हूं। मैं चैलेंज करके बताता हूं, एक देश बताइए। अच्छा, मैं भी चैलेंज कर रही हूं आपको, देश की आजादी में पहली बार, सर मैं भी चैलेंज कर रही हूं, देश की आजादी के बाद पहली बार बड़ी भारत की कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है, बीजेपी का एक मुस्लिम सांसद नहीं है, और ये देश की आजादी के बाद पहली बार हुआ है। ये इतना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहां लेकर जाएगी भारतीय जनता पार्टी? जो आपने बात कही, इसलिए क्योंकि हमने जानते किसको बनाते हैं, हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब को बनाया है। सर, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट। मुझे बड़ी जिम्मेदारी से जवाब दीजिए सुधांशु जी, और दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए। अरे मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि मुस्लिम समाज का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कभी धेला पर माना है? पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का, कोई गया हो तो बताइए। आजमगढ़ के थे। ये बताइए, वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुला के सम्मान किया। कोई गया हो तो बताइए। अब सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। एक ही, देखिए आप भी उलझा नहीं रहा हूं, आप उलझी हुई हैं, उसे सुलझा रहा हूं। एक ही दिन में याकूब मेनन का नमाज़े जनाजा हुआ, और एक ही दिन में डॉक्टर कलाम का नमाज़े जनाजा हुआ। कोई नहीं गया डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में, सब याकूब मेनन के नमाज़े जनाजा में गए। सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है नहीं, ये ठीक है, इसी को समझिए। सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है, समझिए। सुधांशु, मैं बता रहा हूं। सुधांशु जी एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी मंथन के मंच पर जायज बात कह रहे हैं, और मैं डंके की चोट पर कह रही हूं, सच कह रहे हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी कहे कि मोदी कैबिनेट में 73 मंत्रियों में से एक भी मुसलमान सांसद क्यों नहीं? एक भी सांसद बीजेपी का मुसलमान क्यों नहीं है? 20 करोड़ मुसलमानों में से बीजेपी को एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिलता जो किसी लोकसभा से जीत कर आए। आपने बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब मुसलमान को मुसलमान के हिसाब से देखना आपकी फितरत है, मगर अफसोस की बात यह है कि मुसलमान को आप मुसलमान नहीं देखते, वोट बैंक के रूप में देखते हैं, और उनको, आपको उस वोट बैंक के जो एक्सक्लूसिव थोक विक्रेता है ना, वो कट्टरपंथी मुसलमान नजर आते हैं। यहां पे ये समस्या है। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। आजादी के बाद अभी ये बताइए, उस्ताद जाकिर हुसैन की डेथ हुई, कोई गया उनके घर पे? सच्चाई है ना, पूरी बात। देयर इज नो मिनिस्टर। मैं पूरी बात कह रहा हूं। मिनिस्टर क्यों, मैं बताना चाहता हूं। जो अच्छा और सच्चा मुसलमान होगा उसके साथ कभी ये नहीं खड़े होंगे सेकुलर दल। इनको अपराधी और आतंकवादी चाहिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला? अटल जी की सरकार में, जिसने पहली शहनाई बजाई थी। ये बताइए, अशफाकुल्लाह खां के घर पे कभी गए? मलिक मोहम्मद जायसी के घर पे गए? अब्दुल रहीम खान खाना के घर पे गए? शेख मोहम्मद इब्राहिम रस खान के घर पे गए? आलम शेख के घर पे गए? ना ना ना।